नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे जो अधिकार हैं वो सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द कैसे नहीं रह जाते, बल्कि एक असली जीती जागती पावर बन जाते हैं। आज हम उसी प्रोटेक्शन शील्ड को समझेंगे जो हमारी आज़ादी को बचाता है। देखिए, ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये तो हमारी आज़ादी की असली नींव है। तो यही सवाल आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। मतलब, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स तो दे दिए, पर वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा तरीका है जो इन राइट्स को सच में पावरफुल और सेफ बनाता है? चलिए, इसी जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो उस प्रोटेक्शन शील्ड की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी लेयर है ना, वो है हमारी पहचान की सुरक्षा। हमारा संविधान सबसे पहले ये पक्का करता है कि भारत की जो विविध आत्मा है, यानी इसकी अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं, वो हमेशा सुरक्षित रहें। अब देखिए, आर्टिकल 29 सिर्फ एक डिफेंसिव टूल नहीं है, ये एक तरह का वादा है जो हमारे देश की सांस्कृतिक बुनावट को हमेशा जिंदा रखने का वादा करता है। ये साफ साफ कहता है कि हर कल्चर, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसे प्रोटेक्शन का पूरा पूरा हक है। और ये सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं है, ये है एम्पावरमेंट की बात। मतलब संविधान ये पक्का करता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज सिर्फ अपनी पहचान बचाकर ही ना रखें, बल्कि एजुकेशन के जरिए अपनी तरक्की का रास्ता भी खुद तैयार कर सकें। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि संविधान सबसे पहले आपकी पहचान को बचाता है, ताकि कोई भी कल्चर गुम न हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया पहचान की बात। पर सोचिए, क्या होगा अगर कोई इन जरूरी राइट्स को ही छीनने की कोशिश करे? तब क्या होगा? प्रोटेक्शन का अगला लेवल क्या है? तो अब हम आ गए हैं प्रोटेक्शन के उस अगले लेवल पर, उस सिस्टम पर जो हर एक नागरिक को अपने अधिकारों को लागू करवाने की पावर देता है। और इसे सच में हमारे संविधान का दिल कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द आर्टिकल 32 की अहमियत को एकदम साफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये हर नागरिक के लिए जस्टिस की गारंटी है। इसी को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। और सुनिए, ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ कोई हक नहीं है, ये तो जस्टिस तक पहुंचने का एक डायरेक्ट हाईवे है। और इस हाईवे को खोलने के लिए हमारा संविधान हमें 5 बहुत पावरफुल चाबियां देता है, जिन्हें हम रिट कहते हैं। ये रिट इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, मतलब अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो उसके खिलाफ सबसे बेसिक प्रोटेक्शन है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हिरासत किसी सरकारी एजेंसी ने ली है या किसी प्राइवेट संस्था ने। इसे अक्सर आज़ादी का सबसे बड़ा गार्डियन माना जाता है। इसको आप एक ऐसे टूल की तरह समझ सकते हैं जो सरकारी आलस या इनएक्शन से लड़ता है। मतलब जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा या करने से मना कर रहा है, तो कोर्ट सीधे सीधे कहती है, हम हुक्म देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करो। इसकी कल्पना आप जुडिशरी के लिए एक स्टॉप साइन की तरह कर सकते हैं। ये पक्का करता है कि कोई भी निचली अदालत अपनी कानूनी हद से बाहर न जाए। और सबसे जरूरी बात, इसे फैसला आने से पहले ही जारी किया जा सकता है, ताकि गलती होने से रोकी जा सके। इसको एक कोर्स करेक्शन टूल की तरह समझिए। ये तब इस्तेमाल होता है जब निचली अदालत पहले ही कोई ऑर्डर पास कर चुकी हो। इसके जरिए हायर कोर्ट उस केस के रिकॉर्ड्स को मंगाकर रिव्यू कर सकती है, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार सकती है। ये रिट किसी को पब्लिक ऑफिस पर यानी किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से कब्जा करने से रोकती है। कोर्ट इसमें सीधे सीधे उस व्यक्ति से पूछती है, आप किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हैं? और अगर वो व्यक्ति अपने दावे को सही साबित नहीं कर पाता, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। तो ये 5 चाबियां मिलकर आर्टिकल 32 को जस्टिस के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाती हैं। ये आपके अधिकारों को सिर्फ वादों से निकालकर असलियत में बदल देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी बिल्कुल अनलिमिटेड है, या फिर इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? चलिए, अब उस जरूरी बैलेंस के सिद्धांत को समझते हैं। हमारा संविधान ये मानता है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी कुछ जरूरी लिमिटेशंस भी होती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम है और दूसरी तरफ देश की नेशनल सिक्योरिटी, और इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संवैधानिक बैलेंस है। ये बिल्कुल एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां दोनों तरफ संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।
तो ये कुछ ऐसे खास असाधारण हालात हैं जहां देश के बड़े हित के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी कानूनी तौर पर लिमिट किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि जहां हमारे अधिकार बहुत बेसिक हैं, वहीं देश की एकता और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, और इसी के लिए वो नाजुक बैलेंस चाहिए। तो निचोड़ ये है कि आज़ादी सबसे ऊपर है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। इसे देश के ऑर्डर और डिसिप्लिन की ज़रूरत के साथ बैलेंस किया जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इस बेसिक बैलेंस को कोई बदल सकता है? क्या हमारी पार्लियामेंट, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो संविधान की आत्मा को ही बदल सकती है? और यहीं से हम उस ड्रामेटिक लगाई को समझना शुरू करते हैं जिसने हमारे संविधान की सुप्रीम पावर को डिफाइन किया। सवाल सीधा था, असली और आखिरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास या फिर खुद संविधान की अपनी बेसिक आत्मा के पास? ये टाइमलाइन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त खींचतान को दिखाती है। आप देखिए, पावर का पलड़ा कभी इस तरफ झुकता तो कभी उस तरफ, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि 1973 में केशवानंद भारती केस ने आके इस लड़ाई का एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे दिया। और यहीं से निकला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, बदल सकती है, लेकिन वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को, इसकी बुनियादी बनावट को नहीं बदल सकती। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में समझे तो पार्लियामेंट घर की मरम्मत तो कर सकती है, लेकिन घर की नींव को नहीं गिरा सकती। तो इस एक फैसले ने शानदार तरीके से हमारे संविधान को पूरी तरह से दोबारा लिखे जाने से बचा लिया। ये पक्का कर दिया कि इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो इसकी आत्मा है, वो हमेशा कायम रहेगी। इस फैसले ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक गजब की स्टेबिलिटी और मजबूती दी है। तो आज हमने उन अधिकारों को समझा जो एक नागरिक मांगता है, और ये भी देखा कि उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अगर अधिकार एक नागरिक की डिमांड है, तो एक देश की भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ सपने होते हैं। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो देश की पॉलिसी और उसके भविष्य को रास्ता दिखाते हैं। तो अगली बार हम इन्हीं उम्मीदों पर बात करेंगे, जिन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।